वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार का क्या क्या स्थान है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सातवां पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार का रैंक जो है 15 है। और सातवां पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है ये पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। तो सातवां पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम स्थान हरियाणा का है और बिहार का रैंक जो है आपका 15 हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान 35वां है, जबकि पहला स्थान पुदुचेरी का है। उसके बाद है पहला NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, तो इसमें बिहार का स्थान 7th हो जाएगा, जबकि पहला स्थान किसका हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक। तो ये दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग के द्वारा है, जबकि इसमें 22वां, ये उतना इंपॉर्टेंट आप नहीं लगा सकते हैं। अगला है तीसरा भारत नवाचार सूचकांक। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक में बिहार का स्थान 15वां है। चौथा समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक 18वां है, जबकि पहला रैंक केरल का है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है और सबसे कम गरीब जो है वो आपको केरल हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब वाले राज्य में बिहार आ जाता है, जिससे 51.91% लोग गरीब हैं, जबकि सबसे कम गरीब केरल में। और यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में पूरे यानी कि स्टेट में गुजरात प्रथम स्थान पर है, जबकि बिहार का रैंक 19वां है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश जो है वो पहला है और बिहार का स्थान 29वां है, जो कि सबसे अंतिम है। टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची। टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि अरवल बिहार का रामपुर चौरम थाना जो है यह 10वां स्थान प्राप्त किया है। किसमें, तो टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान जो है 52वां है, जबकि पहला किसका है, केरल का। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 बिहार का स्थान 13वां, जबकि ओवरऑल महाराष्ट्र का। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सबसे ज़्यादा जस्टिस ईजिली कह सकते हैं महाराष्ट्र में है, जबकि बिहार का रैंक कहाँ है, 13वां है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर बेंगलुरु और छोटे शहरों में हो जाएगा शिमला, जबकि भारत पटना का स्थान जो है 33वां हो जाएगा और छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर से। तो इम्पोर्टेंट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार में 2022 में बिहार के विभिन्न जिलों का सर्वोच्च स्थान। तो आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वयन में पहला स्थान रोहतास का है। मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का प्रदर्शन में बक्सर, यानी मनरेगा सबसे ज़्यादा कहा जाएगा तो बक्सर में हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें जो है किशनगंज टॉप पर है। कह सकते हैं किशनगंज में ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण का क्रियान्वयन। मिशन इंद्रधनुष 4.0 का क्रियान्वयन में जो है अररिया पहला स्थान पर है। यानी मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण 4.0 में अररिया पहला स्थान है। खाद वितरण प्रणाली में, खाद वितरण के मामले में पूर्णिया पहला हो जाएगा। खाद वितरण के मामले में पूर्णिया पहला स्थान रखता है। बिहार लोक सेवा आयोग का अधिकार, जो ये जो आपका RTPS है, RTPS के तहत जो गोपालगंज वो पहला स्थान है। RTPS में गोपालगंज पहला स्थान में। 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा, 100% डिजिटल बैंकिंग की सुविधा में आपका जहानाबाद हो जाता है। आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान, आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान गया का है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग, गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा पहला स्थान रखता है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की योजना क्रियान्वयन में मधुबनी पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता यानी गाँवों में डिजिटल साक्षरता के लिए सबसे ज़्यादा टॉप पर आपका मधुबनी है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना वार्षिक योजना की वार्षिक रैंकिंग में सुपौल प्रथम स्थान पर है।
पीएम आवास मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भोजपुर पहला स्थान पर है, जबकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग की सुविधा देने वाला नवादा पहला स्थान पर है। अभी जस्ट बताया था 100% डिजिटल बैंकिंग, तो ये आपका जहानाबाद था। 100% डिजिटल यहाँ पर है, जहानाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग 2022। इसमें मुझे कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, बट आप लोग एक और देख लीजिए। जनवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की नवंबर 2021-22 में चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग का जारी किया है। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों को रैंकिंग में बिहार का एक भी जिला नहीं है, यानी कि कह सकते हैं टॉप 5 में जो है, टॉप 5 में नो पोजीशन ऑफ बिहार, यानी कि टॉप 5 जो आकांक्षी जिला का रैंकिंग है उसमें बिहार का एक भी स्थान नहीं है। 112 जिले में बिहार के 12 जिले इस सूची में, टोटल 112 जिले हैं जिसमें 12 जिला शामिल किया गया है। अभी आपने देखा था इसमें सबसे टॉप पर जो हो जाएगा बिहार का, वो आपका गया हो जाएगा, जो कि अभी जस्ट अभी आपने ऊपर देखा ही था। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान गया है, जबकि ओवरऑल इंडिया के 5 में, टॉप 5 में एक भी बिहार का आकांक्षी जिला नहीं है। नेक्स्ट है, और इससे कह रहा है इससे पहले नीति आयोग के चैंपियन ऑफ डेल्टा चेंज रैंकिंग में टॉप 5 में बिहार के 3 जिले थे, शेखपुरा, पूर्णिया और गया। शेखपुरा, पूर्णिया और गया ये पहला था, अभी वर्तमान में नहीं है। तो आप बताइए यहाँ से चेंज डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा दिया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जाता है, जो कि 5 पैरामीटर पर तय किया जाता है। और उसमें से 5 पैरामीटर है। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में अच्छा काम के लिए 30%, शिक्षा के लिए 30%, कृषि और जल संसाधन के 20%, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10%। ये सब 5 पैरामीटर है। तो आप याद रखेंगे, चिंज डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान जो है वो आपको गया में, सूती बस से पीछे है तो उसमें भी क्या है, गया पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट अब है वर्ष 2022 में भारत के विभिन्न राज्यों में बिहार का स्थान। ये भी आपका काफ़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। एमएसएमई सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में बिहार का स्थान किसका है, दूसरा। तब बताइए कमेंट करके पहला किसका है, तो पहला जो है एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास में ये आपको उड़ीसा का है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए दूसरा स्थान। अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने वाला, यानी अटल पेंशन योजना जो अभी प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया है, इसके अंतर्गत बिहार का स्थान आपको दूसरा हो जाता है। देश के बाहर काम के लिए जाने वाले लोगों में ये भी आपका दूसरा स्थान है। ऑक्सीजन खपत की निगरानी के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। संस्थागत प्रसव के मामले में, तो संस्थागत प्रसव के मामले में भी दूसरा स्थान है। ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में भी दूसरा है। तो यानी कि ओवरऑल मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कि किस किस में दूसरा रैंक है। तो सबसे पहले यानी कि कह सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में दूसरा रैंक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के गर्भवती महिलाओं की देखभाल में भी दूसरा स्थान है। अटल पेंशन योजना का जो लाभ उठा रहे हैं उसमें भी यानी कितना स्थान है, दूसरा है। देश के बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा है, जबकि पहला जो है आपका यूपी है। यानी देश के बाहर जो काम करने के लिए लोग जाते हैं उसमें दूसरा स्थान यूपी का है, जबकि पहला जो है, सॉरी, पहला यूपी का और दूसरा बिहार का। ऑक्सीजन खपत की निगरानी में भी दूसरा है। संस्थागत प्रसव मामले में किसी संस्थान में जाकर डिलीवरी कराते हैं तो उसमें भी इसका रैंक दूसरा है। ई श्रम पोर्टल पर जो निबंधन करा रहे हैं उसमें भी दूसरा रैंक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा कराने में किसका है, तीसरा। अभी बताइए सबसे प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे टॉप पर कौन सा है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे उसमें टॉप पर किशनगंज था। आगे है उच्च शिक्षण संस्थानों के नामांकन में कितना रैंक है, तो चौथा है। पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में रैंक जो है अभी चौथा है। वैसे कहा गया है 2026-27 तक में 100% इलेक्ट्रिक बाइक को यानी कि बिहार में लाया जाएगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 9वां स्थान रखता है, यानी कि बहुत ही बैड कंडीशन कह सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में 9वां स्थान है। सड़क हादसे में होने वाली मौत में भी 9वां स्थान है। सड़क दुर्घटना गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने, मतलब कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल कंडीशन होता है उससे पहले जो पहुंचाना होता है ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके, तो इसमें 15वीं स्थान है। अगला है चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, तो चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से यह दूसरा है। चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे से दूसरा है।
आगे बढ़ते हैं, आगे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है एक केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो स्वच्छता अभियान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान जो है आपको 83 है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख की आबादी से अधिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में पटना का स्थान 38वां है। तो इसमें मेनली ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, मेन ये याद रखिए बिहार के सभी नगर निकाय में पटना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी बिहार में जितना भी नगर निकाय है उसमें से कह सकते हैं बिहार को क्या स्थान मिला है, इस बिहार में किसको पहला स्थान मिला है, पटना। यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार में सबसे पहला स्थान जो मिला है वो पटना को मिला है। किसमें, तो सभी नगर निकाय में। उसके बाद देश के 62 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर कैंट 32वां स्थान रखता है स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में। 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 शहरों में बिहार के कुल 25 शहर इसमें शामिल है। इन 25 शहरों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, गया को प्राप्त है, जो पूरे देश में 179 है। अगला है बिहार के गंगा किनारे 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान जो स्वच्छता में वो आपको मुंगेर रखता है। बिहार के गंगा के किनारे जो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर हैं उसमें स्वच्छता में मुंगेर जो है वो पहला स्थान रखता है। उसके बाद गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सुल्तानगंज पहला स्थान है। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में गंगा के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उसमें से 10 लाख से कम आबादी 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर जो है आपका वो पहला स्थान रखता है, जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले स्थानों में सुल्तानगंज पहला स्थान रखता है। अगला है बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो बिहार का सबसे गंदा शहर जो है वो सिवान को बताया गया है और दूसरा सासाराम है। चलिए, कटिहार जिले के मनिहारी जो है यानी मनिहारी का स्टेशन है, स्टेशन भी बना हुआ है। तो कटिहार जिले का मनिहारी फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है, यानी कि फास्ट रूप से मूव कर रहा है कौन सा, मनिहारी। इसको ऐसे भी ट्रिक सकते हैं, जिसके पास पैसा रखता है उसी को मनी बोलते हैं। यानी मनिहारी जो है वो मूविंग सिटी, फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा उसको दिया गया है। अब है बिहार नगर पालिका चुनाव 2022। तो बिहार नगर पालिका चुनाव 2022 में देखते हैं तो यह जो बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे कि बिहार में कितना कितना क्या है। तो बिहार में 19 जो है नगर निगम 19 है, 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है। क्योंकि ये अक्सर रिपीट होता रहता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नगर परिषद, नगर निगम जो है नगर निगम ये 19 है, NN 19 है। नगर परिषद जो है ये 88 है। उसके बाद नगर पंचायत जो है ये आपको 154 है। यानी कि ये हो गया 19, एक मिनट, ये आपको हो गया 19, 88 और 154, यानी कि 19, 88, 154। तो सबसे पहले नगर परिषद 19, उसके बाद नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। इस प्रकार बिहार में कुल 261 नगर निकाय है। तो बिहार में नगर निकायों की संख्या कितनी है, 261। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में पहले 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 नगर पंचायत सक्रिय थे। इसको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली हम लोग याद रखेंगे ये बिहार में नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 दो चरणों में आयोजित करवाए गए थे। इनमें से 2 चरणों में 224 नगर निकाय का ही चुनाव कराया गया। पहले चरण में 156 नगर निकाय, और नगर निकाय में कौन कौन आते हैं, तो 3 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, जो कि संख्या कितना है 19, 88, 154, 19, 88, 154। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं दूसरे चरण 68 नगर निकाय चुनाव करवाए गए, इसमें 17 नगर निगम का भी चुनाव हुआ था। इन 17 नगर निगम में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगमों में महिला मेयर बनी है। यानी 17 नगर निगम में जो चुनाव किया गया तो सिर्फ गया को छोड़कर बाकी जितने भी सभी नगर निगम है सब में महिला जो बनी है वो मेयर। वर्तमान में नगर निगम याद रखिएगा वो 19 है। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी है। बिहार नगर पालिका चुनाव में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नामक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था।
आगे आते हैं, जो कि पिछले बीपीएससी 67वीं में कह सकते हैं पूछा हुआ भी है। ये पूछा हुआ था कि बिहार में शहरीकरण का दर कितना से बढ़कर कितना हो जाएगा। तो बिहार में शहरीकरण का दर जो था 11.3 से ये बढ़कर हो जाएगा 15.3। ये 67वीं में आपको पूछा हुआ है कि बिहार में शहरीकरण की दर कितना से बढ़कर कितना हो जाएगा। तो 15.3% आपको हो जाएगा। तो बिहार में शहरीकरण का दर 11 से बढ़कर 15.3, यानी कि कह सकते हैं टोटल 4% की इंक्रीजमेंट हुई। पहले 11.3 था, अब ये 15.3 हो जाएगा। 4% का इंक्रीजमेंट हुआ है। बिहार में शहरों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में शहरों की कुल संख्या 199 है। और बिहार में गांव की कुल संख्या 39,073 है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या आपको 26 है। अब आते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021। तो यानी कि वो था नगर निकाय का चुनाव। अब हम लोग देखते हैं बिहार पंचायत चुनाव। तो बिहार पंचायत चुनाव जो है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। और मेन जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, तो बिहार पंचायत चुनाव जो 11 चरणों में सफल हुआ है। बिहार पंचायत चुनाव कितना में चरण में, तो 11 चरण में सफल हुआ है बिहार का पंचायत चुनाव, जिसमें से 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान हुआ। तो बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 6.38 करोड़। तो बिहार पंचायत चुनाव कितने चरण में सफल हुआ है, तो 11 चरण में, याद रखेंगे। अब कह रहे हैं बिहार के सभी 11 चरणों में 61.53% मतदान हुआ है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.02% का मतदान हुआ है। सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ही अधिक मतदान किया है। अब बिहार में एक ऐसा प्रखंड है सरमेरा प्रखंड, जो कि नालंदा जिला का है। तो यहाँ पर सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी है। ये भी आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बना है कि बिहार का जो है सरमेरा प्रखंड, वहाँ पर जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें से सबसे महिला ही वहाँ पर क्या बनी है, तो मुखिया बनी है। अब कह रहा है बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो इस बार जो पंचायत चुनाव है जो 11 चरणों में हुआ है, जिसमें कि कह सकते हैं टोटल मतदान कितना हुआ है, तो 65.44% हुआ है। सॉरी, ये दूसरे चरण का है। तो बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। बिहार राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और कह रहा है 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव एक ही प्रत्याशी नामांकन नहीं कराया। तो ये सब आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें ये याद रखेंगे, 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। कौन बनी है, तो 21 वर्ष की अनुष्का बनी है। कहाँ की बनी है, तो शिवहर जिले के कुसहर पंचायत का। शिवहर जिले की कुसहर पंचायत की मुखिया बनी है अनुष्का, जो सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनर्मतदान कराया गया था। तो यानी कि ओवरऑल एक बार हम लोग इसका रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें बस इम्पोर्टेंट यानी कह सकते हैं सबसे पहला हो जाएगा कि बिहार जो 11 चरणों में संपन्न कराया गया था बिहार पंचायत चुनाव को। उसके बाद सभी 11 चरणों में 61.53% का मतदान हुआ था। और पुरुषों ने महिलाओं से कम वोटिंग किया। और सरमेरा प्रखंड ऐसा है जहां पर सभी में महिला ही मुखिया बनी है। और इस चुनाव पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, ये भी याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, 21 वर्ष के अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिहार का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो ये अभी हाल में बनी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको याद रखना है। मैथिली ठाकुर की जो दरभंगा की है, जो लोक गायिका हैं, मतलब गाना गाती हैं, इनको बिहार खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा का यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही साथ बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए भी राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन इसको बनाया गया। किसे, मैथिली ठाकुर को। तो दो है, बिहार खादी एवं हस्तशिल्प हथकरघा का ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही साथ मतदाता जागरूकता राज्य के लिए स्तरीय स्वीप आइकॉन इसको बनाया गया है। चलिए, हिमा दास जो है, हिमा दास को पटना हाफ मैराथन के लिए बनाया गया है। मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नगर निकाय चुनाव के लिए। तो याद रखेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूजन आ सकता है। मैथिली ठाकुर जो है बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन, जबकि मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को नगर निकाय चुनाव के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, नगर निकाय चुनाव के लिए। अगला है नव्या सिंह कटिहार। तो नव्या सिंह कटिहार जो है, इनको मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नव्या सिंह को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
और मनोज तिवारी क्या है, तो बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी। तो बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं। आगे आते हैं अब, बिहार सरकार द्वारा घोषित नया दिवस। तो बिहार सरकार के द्वारा जो जो दिवस घोषित किया गया इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बिहार संग्रहालय दिवस। तो बिहार संग्रहालय दिवस जो इस 7 अगस्त को मनाया गया है। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को बनाया गया। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को। विजयोत्सव दिवस जो आपको 23 अप्रैल को वर्षिक से संबंधित है उसमें बनाया गया विजयोत्सव दिवस। जल जीवन हरियाली दिवस जो प्रत्येक माह की प्रथम मंगलवार को मनाया गया। शहीद दिवस जो है वो आपको 15 फरवरी को मनाया गया है। सम्राट अशोक की जो जयंती है ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है, सम्राट अशोक की नई जयंती। प्रतिबंध दिवस यानी शराब सेवन नहीं करेंगे उसके लिए 26 नवंबर को बनाया गया। तो याद रखेंगे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह की 21 तारीख को है। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को है। और डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर का है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को, महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को, विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल को, शहीद दिवस 15 फरवरी को, सम्राट अशोक जयंती जो है 9 अप्रैल को मनाया गया। प्रतिबंध दिवस जो है 26 नवंबर को जिस दिन संविधान लागू हुआ था। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को। और परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह को 21 तारीख को मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस जो कि पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आते हैं 20 नंबर टॉपिक है बिहार में सड़क नेटवर्क। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें से बस 3 ही डाटा है कि बिहार में राष्ट्रीय पथ यानी कि एनएच नेशनल हाईवे जो है उसकी संख्या कितना है। तो नेशनल हाईवे की जो यानी कि किलोमीटर में है तो 5947 किलोमीटर। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5947 किलोमीटर। बिहार में एनएच की जो मतलब लंबाई है 5947 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला जो है आपका पटना है जो 506 किलोमीटर का है। और सबसे कम जो है शिवहर ऐसे भी छोटा जिला है तो उसमें कम ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ से 3 फैक्ट निकला कि राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे जो है इसका बिहार में कुल लंबाई 5947 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना है और सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है। राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवे जो है ये बिहार में कुल लंबाई 3714 है जिसमें पटना और शिवहर ही है। नेक्स्ट ग्रामीण पथ नेटवर्क तो 12,20,530। तो 2 डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएच तो एनएच जो होगा वो आपको 5947 किलोमीटर है और एसएच जो है 3714 किलोमीटर है। यानी 5947 और 3714 किलोमीटर हो जाएगा पथ की लंबाई, जिसको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर। और हाँ देखिए 21 नंबर में आपका बीच में बजट आ जा रहा था तो यानी ये सॉरी फॉरेस्ट रिपोर्ट आ जा रहा तो मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट शॉर्ट में ट्रिक के जरिए एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें थोड़ा डिटेल्स दिया उस सारे को मैं ट्रिक्स में आपको बता दूंगा, वो बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ इसमें एक और भी है बिहार बजट का है, 7 निश्चय पार्ट 1 2। तो इस सबको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट में कैसे उसको याद रखना है उसका मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे है बिहार के नए मंत्रिमंडल। तो देखते हैं बिहार के नए मंत्रिमंडल में किनको क्या मिला है। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, इनके पास है सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी, निर्वाचन और मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भी जो है इनको नीतीश कुमार के हाथों है। अगला है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, नगर विकास एवं आवास और स्वास्थ्य। ये तीनों जो है तेजस्वी प्रताप यादव के पास। विजय कुमार चौधरी के पास है वित्त का, वाणिज्य कर का, संसदीय कार्य का। अनीता देवी क्या है, तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण के लिए अभी जो लड़ रही हैं, सॉरी अनीता देवी जो है ये मंत्री हैं जिनको भार दिया गया है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी एवं सॉरी BC1 एंड BC2 का जो है वो अनीता देवी को दिया गया। शिक्षा के लिए कौन है, तो शिक्षा के लिए आपको चंद्रशेखर है, शिक्षा के लिए चंद्रशेखर जी हैं। नेक्स्ट है कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत कृषि और पर्यटन से हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा से संबंधित है, इसको ऐसा ट्रिक याद रख सकते हैं कि ऊर्जा से ही यानी कि बिजली से क्या मिलती है, ऊर्जा। तो बिजली से क्या मिलती है, ऊर्जा। तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो ऊर्जा से हो जाएंगे। नेक्स्ट है शीला कुमारी।
तो शीला कुमारी जो है ये आपको परिवहन से संबंधित है, शीला कुमारी परिवहन से संबंधित हो जाएंगे। समीर कुमार महासेठ जो है उद्योग से। अब आपको पता है जो भी उद्योगपति होते हैं तो उनको जनरली हम लोग सेठ कह के बुलाते हैं, तो यानी महासेठ जो हो जाएगा वो उद्योग के लिए हो जाएगा। उसके बाद है भवन निर्माण, तो भवन निर्माण के लिए अशोक चौधरी। श्रम संसाधन, श्रम संसाधन जो है सुरेंद्र राम हो जाएंगे, श्रम संसाधन। राजस्व एवं भूमि सुधार, तो राजस्व एवं भूमि सुधार के लिए हो जाएंगे श्री आलोक कुमार महतो। तो राजस्व और भूमि सुधार और गन्ना उद्योग के लिए आलोक कुमार महतो हो जाएंगे। उसके बाद है लघु जल संसाधन, तो लघु जल संसाधन के लिए जो हो जाएगा वो जयंतराज हो जाएगा। समाज कल्याण, तो समाज कल्याण के लिए मदन साहनी हो जाएंगे। ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास के लिए श्रवण कुमार हो जाएंगे, ग्रामीण विकास श्रवण कुमार का। जल संसाधन एवं सूचना संपर्क के लिए हो जाएंगे संजय कुमार झा। अगला है पंचायती राज, तो पंचायती राज के लिए हो जाएंगे मुरारी प्रसाद गौतम। पंचायती राज मंत्री कौन है, तो मुरारी प्रसाद गौतम। सहकारिता मंत्री कौन है, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है सहकारिता मंत्री है, सुरेंद्र राम है श्रम संसाधन। अगला आते हैं पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय, तो ये तेज प्रताप यादव को दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण लेसी सिंह को दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय किनका है, तो सुमित कुमार का है। मद्य निषेध और उत्पादन निबंधन के लिए जो दिया गया है वो सुनील कुमार को दिया गया है। अगला आते हैं कला संस्कृति एवं युवा विभाग, तो कला संस्कृति और युवा विभाग जो है वो जितेंद्र कुमार राय को दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान को। खान एवं भूतत्व, तो खान एवं भूतत्व जो है डॉक्टर रामानंद यादव को दिया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ललित कुमार यादव। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ललित कुमार। आपदा प्रबंधन किनको दिया गया, तो शाहनवाज को दिया गया। दैट मीन्स आपदा प्रबंधन मंत्री जो होंगे शाहनवाज हो जाएंगे। अनुसूचित जाति मंत्री एवं जनजाति कल्याण के लिए संतोष सुमन मांझी हो जाएंगे। बताइए BC1 और BC2 के लिए कौन था, तो अनीता कुमारी करके वो दिया हुआ था। चलिए आगे आते हैं बिहार में हो रहे निर्माण कार्य, तो बिहार में जो जो निर्माण कार्य है उसमें क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बापू टावर, तो बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में बनाया जा रहा है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, महाबोधि पता है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बोध गया में हो जाएगा। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज यानी आप इससे याद रख सकते हैं कि प्रकाश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पटना साहिब में ही, तो बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज ये भी पटना साहिब में होगा। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर भी पटना सिटी में ही है। उसके बाद राज खेल अकेडमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो यानी कि राज का खेल अकेडमी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बनेगा आपको राजगीर में बनेगा। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र और संग्रहालय, बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र और संग्रहालय जो है आपको वैशाली में बनने जा रहा है। बुद्ध सम्यक और दर्शन केंद्र वैशाली में। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, तो आपको पता है मोइनुल हक स्टेडियम के पीछे बस उसके बगल में बन रहा है, उसके दाएं बन रहा है, सॉरी मोइनुल हक, हाँ दाएं में बन रहा है, तो ये आपको पटना में है। तारामंडल, तो तारामंडल जो है वो आपको दरभंगा में, एक तारामंडल आपका पटना में है और दूसरा तारामंडल जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, दरभंगा में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पटना में बन रहा है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बन रहा है। रीजनल साइंस सेंटर जो है ये भी आपको, रीजनल साइंस सेंटर जो बन रहा है वो गया में, एक साइंस सेंटर पटना में है, दूसरा रीजनल साइंस सेंटर गया में, और तारामंडल जो है ये भी दरभंगा में बन रहा है। चलिए आते हैं आगे, बिहार के नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजना, तो इसमें जो है सबसे पहला है अमेठी, तो अमेठी कहाँ है, अमेठी परियोजना कहाँ है, रोहतास में हो जाएगा। तेजपुरा, तेजपुरा औरंगाबाद में। पहरमा रोहतास में। राजापुर सुपौल में। राजापुर जल विद्युत परियोजना जो है आपको सुपौल में। मठौली पश्चिम चंपारण। रामपुर जो है वो आपको रोहतास में है। यानी रोहतास में कौन कौन है, तो पहरमा रोहतास में है, यानी पहरमा, रामपुर, नटवार आपको रोहतास में है। अगला है सिपहा, सिपहा औरंगाबाद में। देहरा औरंगाबाद में। किलीदाद अरवल में। बरवल पश्चिम चंपारण में। यहाँ से कन्फ्यूजन आ सकता है, बरवल अरवल नहीं, बरवल पश्चिम चंपारण में और बलिदाद अरवल में। चलिए आगे है कि इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार में पहले से 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू है, जिसका कुल बिजली उत्पादन कितना है, तो 54.3 मेगावाट पहले से हो रहा है। अगला आते हैं बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान, तो बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं तो उसको देख लेते हैं।
मिशन गुणवत्ता अभियान, तो मिशन गुणवत्ता अभियान जो है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। तो इसी क्या है, तो राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही है। तो राज्य के जिला अस्पतालों का रंग रोगन और जीर्णोद्धार के लिए, यानी राज्य का जो जिला अस्पताल है उसके यानी कह सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग के लिए मिशन 60 चलाया जा रहा है। स्त्री अभियान, तो स्त्री अभियान महिला कांग्रेस के द्वारा, इसमें क्या है स्त्री अभियान में, तो महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्त्री अभियान लागू किया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान, तो जल जीवन हरियाली अभियान जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा है, तो इसके अंतर्गत है कि 23 से 24 और 24 से 25 तक विस्तारीकरण स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत 5 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तालाबों, आहार, पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधा लगाना और कुओं का निर्माण किया गया है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। सास बहू बेटी अभियान, तो सास बहू बेटी अभियान जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसमें क्या है, तो जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। सास बहू बेटी अभियान जो है, सास बहू बेटी अभियान जो है परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जन स्वराज अभियान बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया है। खरीफ महाअभियान, तो आपको पता है खरीफ महाअभियान कृषि विभाग के जरिए है। किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने नीतीश कुमार ने 59 रथ को रवाना किया है। कितना रथ को, 59 रथ को रवाना किया है। अगला है समाज सुधार अभियान, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, जिसमें 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया है, जिसमें नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता चलाया जाएगा। किसके अंतर्गत, तो समाज सुधार अभियान के अंतर्गत। रबी महाअभियान क्या है, तो रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु किया गया है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, तो यानी कि याद रखेंगे मिशन गुणवत्ता में जो है मिशन गुणवत्ता के अंतर्गत जिला अस्पतालों में चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर किया जाएगा। मिशन 60 के अंतर्गत राज्य के जिला के अस्पतालों का रंग रोगन किया जाएगा। स्त्री अभियान में महिलाओं को कानूनी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। सास बहू बेटी में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिहार में कुल प्रजनन दर का अनुमान, तो बिहार में कुल प्रजनन दर का अनुमान जो है 2016 से 20 तक में ये 3.2 प्रति महिला बच्चा है, जबकि भारत में प्रजनन दर 2.1 है। नेक्स्ट है 2021 से 25, तो आप ये याद रखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2021 से 25 तक का रिकॉर्ड, तो 2021 से 25 तक में बिहार का जो प्रजनन दर है वो 2.9 है, जबकि भारत का प्रजनन दर जो है 1.9 है, यानी कि एक कम है भारत का बिहार से, यानी बिहार का प्रजनन दर जो है 2.9 है। ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया पिछले एग्जाम में, यानी कि 2021 से 25 में बिहार का प्रजनन दर कितना है, तो 2.9 रहेगा, जबकि भारत का प्रजनन दर जो है 1.9 रहेगा। आइए अगला आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का क्या स्थान रहा है। तो राष्ट्रीय उत्पादन में बिहार का कृषिगत क्या स्थान रहा है उसको देख लेते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मक्का, तो मक्का के उत्पादन में स्थान में कितना है, तो तीसरा। सब्जी, फूल गोभी, भिंडी, आलू, बिहार का स्थान है तीसरा। फल में बिहार का स्थान है छठा। धान और गेहूं में है छठा। मखाना और लीची में बिहार का स्थान है प्रथम। यानी मखाना जो है बिहार का 90% होता है, जो आपको दरभंगा वाले मधुबनी वाले इलाके में होता है, जबकि लीची जो है ये आपको कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। जूट और मेस्ता में है दूसरा। सूरजमुखी में तीसरा। आम के उत्पादन में है तीसरा। कद्दू और लौकी में जो है बिहार क्या स्थान रखता है, तो प्रथम स्थान रखता है। मशरूम दूसरा स्थान रखता है। मत्स्य चौथा, यानी कि अभी आपको पता होगा मत्स्य में ओवरऑल इंडिया जो है पूरे कंट्री में 3rd रैंक पे लीड कर रहा है। बिहार उसमें मत्स्य में चौथा स्थान रख रहा है। मशरूम में दूसरा रख रहा है। मखाना और लीची में यह पहला स्थान रख रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जनगणना से संबंधित। आपको पता है जनगणना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं हम लोग। कुल जनसंख्या जो है बिहार का 10.41 करोड़ है। भारत का 121.06 करोड़ है। तो यानी बिहार का जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ 41 लाख और भारत का 121 करोड़ 6 लाख है।
कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 52.14% है। ये आप याद रखें, इससे साक्षरता को बिल्कुल नहीं समझेंगे, कन्फ्यूजन हो सकती है। ये याद रखेंगे कि यानी कि पूरी जनसंख्या जो बिहार की है उसमें कुल जनसंख्या पुरुषों का परसेंट कितना है, तो 52.14, और महिला जो है 47.86 है। जबकि वही भारत में लेंगे तो 51.47, और महिला जो होंगे 48.53% हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ है, जबकि भारत जो है 83.37 करोड़ है। ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 88%, ये इतना परसेंट है। ये वैसे आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कुल जनसंख्या जो है परसेंटेज में ये 11.3 है, और भारत जो है 31.2 है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी जो वर्तमान में 3% का बढ़ोतरी हो गया है, यानी आपका ये जो हो गया 14 दशमलव हो गया है 3%। ठीक है, सॉरी, आप एक बार इसको पीछे मैच कर लीजिएगा, 14 या 15% के आसपास जो ये बढ़ के शहरीकरण जो है हो गया है। अगला है 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर 25.42 से 17.77 हो गया। लिंगानुपात जो है बिहार का 918 है, और भारत का कितना है 943, कितना के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। बाल लिंगानुपात 935 है, जबकि भारत का 919 है। घनत्व जो है बिहार का 11 से 6 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इंडिया का 382। और याद रखिएगा, और यहाँ से याद रखेंगे घनत्व में जो बिहार जो प्रथम स्थान रखता है। अब शहरीकरण, शहरीकरण 11.3% है, और भारत जो है शहरीकरण में 33.2% है। शहरीकरण के दशकीय वृद्धि 0.8%, और ये कितना 3.4%। अब है 0 से 14 आयु की उम्र की जनसंख्या का प्रतिशत, ये सब आप उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेन आते हैं ये जो आपका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। साक्षरता दर कितना होगा, महिला साक्षरता दर क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इससे मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो उसको आप याद रखना। देखिए, यानी कि हम लोग पहले लेते हैं बिहार के लिए। ठीक है, सबसे पहले बिहार के लिए हम लोग लेंगे 5, 6, 7। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर एक डाल देना है, यहाँ भी एक डाल देना है, यहाँ भी एक डाल देना। सबसे यानी कि बीच जो होगा वो एवरेज रहता है, यानी कि ऑल हो जाएगा। और पता है आपको महिला का कम रहता है, तो ये आपको वुमेन हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका वुमेन हो जाएगा, और ये आपका मेल का हो जाएगा। तो देखिए, मेल जो है 71 दशमलव समथिंग के आसपास होगा। तो देखिए, पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2 है। उसके बाद ओवरऑल जो है 61% है, तो 61.8% है। और महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5% है। इसी तरह से अब हम लोग आते हैं यानी कि इंडिया के रैंकिंग में। ये बिहार का था, इंडिया में देखिए, तो इंडिया में 5 से 7, इसको लेना है 6, 7, 8। तो अब इसको ऐसे देखिए, इसको लिखेंगे 6, 4, 10, ये होगा 7, 3, 10, ये 8 जीरो कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 64। देखिए, ये महिला साक्षरता वुमेन का, तो ये महिला 64.6%, ये 73 ये ओवरऑल हो गया, और ये 8 जीरो हो गया, ये हो गया। तो आप इस हिसाब से यानी कि इसको एक मैंने ट्रिक बताया, तो आपको याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे नीचे है महिला, उसके बाद है पुरुष, उसके बाद है ओवरऑल, यानी कि 5, 6, 7, 6, 7, 8, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है ग्रामीण साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 11 के बीच कितना हो, 17.9% बिहार में हुआ है, जबकि भारत में 10.9% हुआ है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8%, और ये 67.8% है। शहरी साक्षरता दर जो है 76.9, और ये 84.1 है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति कितना है, तो 15.72% है। और अनुसूचित जनजाति बिहार में 1.13% है। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति जो है कम ही है, 1.3% है। आइए अब हम लोग चलते हैं लास्ट जो इसका है, जनगणना 2011 बिहार का जिलावार आंकड़ा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा गया है। चलिए, कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें प्रथम स्थान पटना का, फिर पूर्वी चंपारण का, फिर मुजफ्फरपुर का है। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा पटना, उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण, और उसके बाद जो है आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले में पहला स्थान पटना हो जाता है, फिर पूर्वी चंपारण चले जाइए, फिर मुजफ्फरपुर। ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला है। सबसे कम जनसंख्या लेंगे तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर का, उसके बाद अरवल का हो जाता है।
अब है सर्वाधिक जनसंख्या से वृद्धि करने वाला राज्य, तो ये मधेपुरा, किशनगंज, अररिया एवं खगड़िया दोनों का जनसंख्या वृद्धि दर 30.2% है। आगे है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, तो अरवल, गोपालगंज और दरभंगा हो जाएगा। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये आपको डायरेक्ट पूछा था सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो गोपालगंज के बाद आते हैं सिवान में, सिवान के बाद आ जाते हैं सारण, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है गोपालगंज, सिवान और सारण का है। अगला है सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला 3 जिला जो होगा तो सबसे कम होगा मुंगेर का, उसके बाद भागलपुर का, उसके बाद खगड़िया का। तो यानी कि यहाँ से दो तो इम्पोर्टेंट याद ही रखना, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम जो होगा मुंगेर का, और उसके बाद ये क्रम भी याद रखना है। अब है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात कहाँ है, तो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है वो किशनगंज में है, उसका कटिहार में है, फिर गया में। सबसे कम बाल लिंगानुपात तो वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये कहाँ है, शिवहर। आपको उसके बाद क्या हो जाएगा, पटना, और उसके बाद हो जाएगा दरभंगा। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका शिवहर का हो जाता है। अगला आते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जंगल ही है, तो कैमूर, जमुई, बांका ये सब जो है सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला है। अब सर्वाधिक शहरीकरण जिला वाला, हाँ सॉरी ये आया था 67वीं बीपीएससी में। सबसे कम सर्वाधिक शहरीकरण वाला 3 जिला, तो सर्वाधिक शहरीकरण जो पटना, मुंगेर और भागलपुर है, यानी सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण हुआ है तो उसमें सबसे पहला स्थान आता है पटना का, उसके बाद आएगा मुंगेर का, उसके बाद आएगा भागलपुर का। और सबसे कम शहरीकरण वाला कौन है, तो समस्तीपुर, बांका, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता जो रोहतास का है, फिर पटना का है, फिर भोजपुर का है। देखिए पटना कैपिटल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता है तो आपको कहाँ का है, रोहतास का है। उसके बाद है सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो पूर्णिया हो जाएगा, सीतामढ़ी और कटिहार। वह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जो रहेगा, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो तीनों ही केस में जो है आपको रोहतास हो जाता है। यानी कि ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता भी रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। देखिए सबसे कम साक्षरता वाला, तो सबसे कम साक्षरता जो है पूर्णिया का हो जाएगा, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया हो जाएगा, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता हो जाएगा सहरसा में। तो यानी साक्षरता के नाम पे ये हुआ कि सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास, और सबसे कम साक्षरता में हो जाएगा पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता पुरुष में भी पूर्णिया, जबकि महिला में हो जाएगा आपका सहरसा। ठीक है, अब बाकी क्रम फिर याद रखेंगे तो सीतामढ़ी, कटिहार हो जाता है, तो अपना देख लीजिएगा। चलिए आगे आते सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता, तो ग्रामीण जैसे बोले तो साक्षरता सर्वाधिक रहेगा तो आपको रोहतास ही रहेगा, और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता जो है वो कहाँ है, पूर्णिया में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर कहाँ है, तो कैमूर में। तो कैमूर ऐसे भी जंगली इलाका है, तो जो भी लोग हैं वहाँ पर ज़्यादातर तो एक तो जनसंख्या कम है, तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता आपका कैमूर का हो जाता है, और सबसे कम साक्षरता आपका शिवहर में हो जाएगा। अब है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 3 जिला, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो आपको गया में है, फिर नवादा में है और औरंगाबाद है। तो सबसे ज़्यादा जो एससी है वो गया में है, और सबसे कम एससी जो है कहाँ है, किशनगंज में है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम एसटी कहाँ है, तो खगड़िया में। तो खगड़िया में सबसे कम एसटी है, और सबसे ज़्यादा एसटी जो अनुसूचित जाति वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। तो यानी कि इस अब अगला हम लोग देख लेते हैं, बस एक पेज और है, बिहार का नवीनतम जो आंकड़ा है उसको देख लेते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ का है, तो पटना का है, उसके बाद बेगूसराय का, उसके बाद मुंगेर का है। सबसे प्रति व्यक्ति सबसे कम आय कहाँ का है, तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ये तीनों क्रम याद रखें ना रखें, ये तो टॉप वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है। उसके बाद है वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो किशनगंज हो जाएगा, उसका फिर सुपौल, फिर पश्चिम चंपारण। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो अरवल है। शहरीकरण वाला 3 सर्वाधिक जिला अगर पूछा जाए तो जिसमें सबसे पहला पटना आ जाता है, फिर मुंगेर आ जाता है, फिर नालंदा आ जाता है।
सबसे कम शहरीकरण वाला कौन सा है, तो मधुबनी हो जाएगा। एनएच की सर्वाधिक लंबाई, तो ये बताया था आपको पटना ही है सबसे, यानी कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई में, और एनएच की सबसे कम लंबाई आपको शिवहर में है। सर्वाधिक बिजली की खपत कहाँ होता है, तो पटना में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यानी कि कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, तो पटना में होता है। सबसे कम बिजली खपत जो होता है शिवहर में होता है। चावल के उत्पादन में शीर्ष स्थान, हाँ ये यहाँ से आप याद रखिएगा, चावल का उत्पादन में शीर्ष स्थान जो है आपको रोहतास को मिला है। और उसके बाद कह रहा है 2020-21 चावल की उत्पादकता का शीर्ष जिला। देखिए चावल का उत्पादन में रोहतास और उत्पादकता में जो है पश्चिम चंपारण। गेहूं कहाँ का है, तो रोहतास, यानी चावल और गेहूं दोनों रोहतास में है, जबकि गेहूं की उत्पादकता जो होगा बेगूसराय में। मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन सा होगा, तो मक्का के उत्पादन का जो शीर्ष 3 जिला है वो आपको कटिहार हो जाता है। और मक्का का उत्पादकता जो होगा फिर वो अररिया हो जाएगा। यानी कि याद ये रखना सबसे पहले कि चावल और गेहूं का उत्पादन में जो है आपको रोहतास है, मक्का जो है वो कटिहार है। वहाँ की उत्पादकता देखेंगे तो चावल की उत्पादकता पश्चिम चंपारण में, गेहूं की उत्पादकता बेगूसराय में, और मक्का की उत्पादकता जो आपको अररिया में है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट में है आपका दलहन का उत्पादन। तो दलहन जो है सबसे ज़्यादा आपको पटना में ही होता है। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में, आम का सर्वाधिक दरभंगा में, आम सबसे ज़्यादा दरभंगा में होता है। आलू कहाँ होता है, तो पटना में ही होता है। प्याज का सर्वाधिक का उत्पादन कहाँ है, नालंदा में। मछली का कहाँ होता है, तो मधुबनी में। तो 3-4 है जो आप याद रखेंगे, जैसे कि था चावल, गेहूँ और मक्का का जो है, ये तो आपको याद ही रखना है। चावल, सॉरी, हाँ, तो यानी कि चावल याद रखना है, फिर गेहूं याद रखना है। तो चावल कहाँ, रोहतास। गेहूं कहाँ है, रोहतास। मक्का कहाँ है, कटिहार। दलहन कहाँ है, तो पटना। उसके बाद मछली कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो मधुबनी में। प्याज कहाँ है, नालंदा में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा बिहार जनसंख्या से संबंधित नवीनतम कुछ आंकड़े हैं। इसमें कह रहा है कि बिहार में 0 से 18 वर्ष के समूह के बच्चों की कुल संख्या बिहार के कुल आबादी का कितना है, तो 42%। यानी 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं बिहार के कुल आबादी का 42% है। इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बिहार में भारत जनसंख्या नवीनतम आंकड़े। तो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, इतना, तो ये सब आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बस हाँ ये याद रख लीजिए जन्मकालीन लिंग अनुपात 899 है। शिशु मृत्यु दर 2019 में 29 था। चलिए तो इस तरह से आपका जितना भी था ये अलग अलग जो डाटा, फैक्चुअल डाटा होता है, वो आपको पूरा कवर हो गया है। तो यानी कि ये पूरा कवर हो गया, और आपको पता होगा मॉक टेस्ट नंबर 1 एंड 2 को भी आपको वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है। नेक्स्ट जो है आपको मॉक टेस्ट का जो है 3 और 4 नंबर जो है, अब जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को हम लोग वहाँ पे दे देंगे। और आपको ये भी पता होगा कि आपका एडमिट कार्ड भी जो बीपीएससी का आ चुका है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और आप लोग इसको 1-2 बार 3 बार अगर रिपीट करके देखते हैं, ये सिर्फ सुनते भी हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।